प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। देखिए कितने सही कर पाते हैं आप, कितना आपको आता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय दिया जाएगा आपको ताकि आप सही विकल्प का चयन कर पाएँ। पहला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। चारों में से प्राचीन कौन सी है? और जल्दी से आप अपना विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, फिर आप मिलान कीजिएगा कि आपका सही है या नहीं। अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा और जो सही विकल्प है वो है संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न आ रहा है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और प्राकृत। वेदों की भाषा, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? जल्दी से अनुमान लगाइए कौन सा है। चलिए, वेदों की रचना संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। देखिए संस्कृत के 2 रूप हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो जो वेदों की रचना है वो वैदिक संस्कृत में हुई थी। अगला प्रश्न आ रहा है, विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? हमें ये बताना है। तुर्की, हिंदी, मंदारिन और ये उत्तरी चीनी भाषा संस्कृत। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? जल्दी से चयन कीजिए, अपने विकल्प का अनुमान लगाइए। चलिए देखते हैं आपका अनुमान कितना सही है। इसका जो विकल्प है वो है 3। तीसरा विकल्प सही है, मंदारिन। उत्तरी चीनी जो भाषा है वो विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ी भाषा है। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे आपके, नाग भाषा परिवार किस भाषा परिवार को कहते हैं? 4 विकल्प हैं, चीनी तिब्बती द्रविड़ भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार और अंतिम है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। नाग भाषा परिवार किस भाषा परिवार को कहते हैं? जल्दी से अनुमान लगाइए कौन सा सही करना है, किसको लॉक करें। अनुमान आपने अब तक लगा लिया होगा, तो मैं लॉक करती हूँ पहले विकल्प को, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार भी कहते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से नोट कीजिएगा। और चलिए एक निवेदन भी कर लेती हूँ आपसे कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह हिंदी साहित्य की सीरीज आपके पास आती रहेंगी और आप उनको हल करके अपने साहित्य को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं साहित्य के प्रश्नों के लिए अपने आप को। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि कौन से विषय पर आपको इस तरह की श्रृंखलाएं भेजनी है ताकि मैं उसी हिसाब से भेज सकूं। अगला है, आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया? ये वर्ग है 3, 2, 4 और 15। भारतीय आर्य भाषाओं को, ध्यान दीजिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन से वर्ग है ये भी बताया जाएगा। पहले आप बताइए कि कितने वर्गों में बांटा गया है, ये बताना है आपको। चलिए लॉक करते हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। जो विकल्प है वो है बी, 3 वर्गों में बांटा गया। कौन से वर्ग है अभी नहीं बताऊंगी, देखिएगा कौन से वर्ग, अनुमान लगाइएगा आप और अपना सोच के रखिएगा क्या जो मैं बताऊंगी वही हैं आपके। कौन कौन से वर्ग हैं देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आ रहा है, रामायण महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी?
एक वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत में होगी। अब बताना कि रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, अपभ्रंश। मैंने बताया था आपको संस्कृत के दो रूप है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में किसकी रचना हुई थी, वेदों की। अब रामायण महाभारत की रचना किस भाषा में, आप अनुमान लगा सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दिया है। कौन से को लॉक करूं, चलो मैंने लॉक कर दिया लौकिक संस्कृत। क्या आपने भी इसी को लॉक किया था? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न आ रहा है, इसी से संबंधित है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं, या महर्षि वेदव्यास हैं, या गोस्वामी तुलसीदास, या फिर सूरदास? कौन है रचयिता? चलिए हम लॉक करते हैं। कर दूं लॉक? कर दिया, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रचयिता है रामायण के। अच्छा, महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा था? इन्होंने भी तो कुछ लिखा है ना। इन्होंने लिखा था महाभारत। और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने, ये भी राम भक्त कवि है, इन्होंने भी तो कुछ लिखा है, रामचरितमानस, जिसको हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं रामायण के रूप में, जो संस्कृत में लिखी गई थी। और ये अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को घर घर में आजकल पढ़ा जाता है। अगला है, जिस समय भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया था इस पृथ्वी पर, वो कौन सा युग था? द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। 4 युग हैं, चारों में से कौन से युग में भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था? विष्णु ने अवतार धारण किया था, भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया था, कौन से युग में किया था? सबको पता है कौन से युग में किया था? द्वापर में? नहीं भाई, आपका गलत है, त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार धारण किया था। द्वापर युग में विष्णु भगवान का अवतार धारण हुआ था। किसने किया था? ये श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था द्वापर में, ठीक है। और त्रेता में भगवान राम आए थे। अगला प्रश्न आता है, मैंने बताया था भारतीय आर्य भाषाओं कितने वर्गों में बांटा गया है, वही प्रश्न आ गया आपका। इसमें मैं आपको समय भी नहीं दूंगी और आपको पता भी चल गया कौन सा उत्तर है। 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। दूसरा वर्ग है भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। ध्यान दीजिएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। तीसरा और अंतिम वर्ग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। ये तीनों ही वर्ग भारतीय आर्य भाषाओं के हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इन सन को ध्यान कीजिएगा कि कौन से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा किस समय में थी और कौन कौन से वर्ग हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार से 3 परिवार हैं। अभी जो हमने बताया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा भारतीय आर्य भाषा परिवार और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। तो यहाँ है प्राचीन आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या अपभ्रंश? प्राचीन से, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय से क्या करना है, कौन से को लॉक करना है? मैंने प्राचीन बोला है, पता लग गया होगा आपको। तो क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार में एक भाषा आती है संस्कृत, ठीक है। अब ये बच गई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये कौन सी में आती है? ये मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार में आती हैं। तीनों ही, पाली भी, प्राकृत भी और अपभ्रंश भी, दूसरे वर्ग में आती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 5, 6। कितनी उपभाषाएं? हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं, ये बताना है। और कौन सा लॉक करोगे? अनुमान आपका लग चुका होगा। और मेरा जो सही विकल्प है वो है 3। नहीं,
5। हिंदी की उपभाषाएं 5 है। अब ये भी बता दूं कौन कौन सी है, आपको पता भी होगा शायद, और यदि नहीं पता है तो सुन लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी। ये क्या कितनी होगी? 5। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5। तो पश्चिमी हिंदी में 5 तो क्या होगी? उपभाषाएं होगी हिंदी की। अब मैंने पहला बताया था पश्चिमी हिंदी, दूसरा क्या बताया था? चलिए एक बार फिर से बता दूं। कितनी उपभाषाएं? 5 हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी हो गया, 3 नंबर पे क्या हो गया? राजस्थानी, 4 पे बिहारी और 5 पे पहाड़ी। ठीक है, 5 उपभाषाएं होगी। अब जो अगला प्रश्न आ रहा है ये हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? कितनी बोलियां? अब की बार क्या करना है? कितनी बोलियां, और वो भी पश्चिमी हिंदी में। तो यहाँ भी क्या होगा? 5। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें हो जाएगा कन्नौजी, कोरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, बुंदेली, बांगरू, हरियाणवी। ठीक है, ये क्या हो गए? 5 बोलियां हो गई। इसी से संबंधित अगला प्रश्न आ रहा है, पूर्वी हिंदी में कितनी बोली आती है? बोरी नहीं है, बोली है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोली आती हैं? 2, 5, 6 और 3। पूर्वी हिंदी में कितनी बोली, ये बताना आपको। कितनी है? 3 आती हैं। कितनी आती हैं? 3। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी होगी? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 14 आ रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां मानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने? ये परीक्षा में स्क्रीनिंग में आया हुआ प्रश्न है। 2, 4, 3, 5 और कितनी होंगी ये बताइएगा। और दुर्भाग्य से ये प्रश्न उस समय मेरा गलत हो गया था। तो कितनी बोलियां है राजस्थानी हिंदी की? सही विकल्प है 5। ठीक है, 5। अगला है, हिंदी भाषा को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? हिंदी भाषा को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? हमारी जो हिंदी भाषा, मातृभाषा, उसको विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। और आपने अनुमान लगा लिया होगा, चयन कर लिया होगा, कौन सा है? तीसरा स्थान है। विश्व में तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी आती है। प्रश्न नंबर 16 आता है, जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? जिस समय संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी ये बताना है। और कितनी थी? 22। 22 तो अब है। 12 नहीं, कितनी थी? 14। जिस समय संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और अब है 22। अगला प्रश्न आता है, डोगरी निम्न में से किस प्रदेश की भाषा है? डोगरी किस प्रदेश की भाषा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी किस प्रदेश की भाषा ये बताना है। कौन से को करना है, कौन सा सही है? जम्मू एंड कश्मीर। जो डोगरी भाषा है वो जम्मू और कश्मीर की भाषा है। अगला प्रश्न आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद है पहला है 343 से 351, 335 से 342, 350 से 355, 325 से 333। कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान है ये बताना है। तो कौन सा करना है? सोचिएगा, लिख के रखिएगा, अनुमान लगाइएगा, कौन से को लॉक करना है। चलो मैं लॉक करती हूँ पहले विकल्प को। क्या आपका भी यही है? यही है तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 343 से 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान है। अगला प्रश्न आ रहा है,
संविधान के 21 अनुच्छेद में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है। ये प्रश्न भी स्क्रीनिंग एग्जाम में आया हुआ है। और क्या है? 344, 210, 120, 251। संविधान के 21 अनुच्छेद में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है, ये बताना है। और संसद की भाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? कौन से में है? विकल्प होगा सही 120। 120 जो अनुच्छेद है उसमें संसद की भाषा संबंधी प्रावधान है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 350, 343, 210 और 120। कौन से अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? सही उत्तर होगा 210। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 210। तो ये हो गई आज की हमारी 20 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला। आगे भी इसी तरह आपकी टेस्ट श्रृंखला आती रहेंगी। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा। और साथ ही मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साहवर्धन हो, और मैं आपके लिए इसी तरह लगभग रोज़ ये जो टेस्ट श्रृंखलाएँ लेकर आती रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।